बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नॉवेल है नादानियाँ। नायाब मुंह में उंगली देकर बैठक के दरवाजे को काबी नज़रों से देख रही थी। उस्मान, खालिदा, सबकी नज़रें बैठक के दरवाजे पर थी। सब अब्बाजी के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरी नायाब के रिश्ते वालों को अब्बाजी की तरफ से क्या जवाब मिलता है। नायाब दिल ही दिल में इनकार के लिए दुआएं मांग रही थी। अभी वो दुआ या खालिदा की नज़र से खालिदा उसकी माँ के मुताबिक बदवा मांगने में मसरूफ़ थी कि खालिदा का बुलावा आया। वो उछलती कूदती भागती दौड़ती किचन में गई। इसकी नज़रें टेबल पर सजे मज़ेदार पकवानों पर गई। इसकी लाल टपकने लगी। अभी इसने कुछ उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे कि तभी खालिदा ने टोकते हुए कहा, पागल, ये मेहमानों के लिए है। सर पर दुपट्टा लो और आराम से बैठक में लेकर जाओ। नायाब ने बुरा सा मुंह बनाते हुए खालिदा के हुक्म की तामील की और सजे हुए पकवान की ट्रे लेकर बैठक में गई। वहाँ एक 30 साला खूबसूरत सी लड़की नादिया जो मुस्कुराते हुए नायाब को देख रही थी। नायाब ने मुस्कुराते हुए चाय पेश की। साथ ही 35 साला हुसैन जो नादिया का शोहर था, नायाब को प्यार दिया, शफकत का हाथ सर पर फेरा। नायाब की नज़रें हसन पर पड़ी। वो समझ गई यही लड़का है जिससे अब्बा जी इसकी शादी कराने का सोच रहे हैं। शक्ल और लिबास काफ़ी खूबरू था, हैंडसम सा लड़का। नायाब इसे चाय पकड़ाते हुए घूरने लगी कि वो क्या इनकार की वजह बताएंगी। दूसरी तरफ हसन दिल ही दिल में सोच रहा था, पता नहीं भाई ने कहाँ से ये कोजी लड़की तलाश की है। अब्बा जी और हुसैन बातों में मसरूफ़ थे। नायाब ने सबकी नज़रों से बचते हुए हसन को ज़बान निकाल के मुंह बनाते हुए नादिया के पास शरीफ बच्ची बनकर बैठ गई। हसन का मुंह खुला का खुला रह गया। इसे नायाब की शक्ल व सूरत देखकर इसी उम्मीद ना थी। माशाल्लाह नायाब, हमें पसंद है। हमें आपके फ़ैसले का इंतज़ार रहेगा। ज़रा जल्दी, हमें हसन की शादी के बाद दोबारा यूके जाना है। नादिया ने बड़े अदब से अब्बा जी को बोला। ठीक है बेटा, मैं ज़रा अपनी बहू खालिदा से पूछ लूँ, फिर कल तक बताऊँगा। और वैसे भी मुझे हिंदुओं की रसूमात नहीं करनी, सादगी से निकाह करना है, जैसे हमारे हुजूर ने अपनी बेटी का किया था। अब्बा जी इस्लामी सोच रखते थे। सब ने मेहंदी की रस्में ना करने का फ़ैसला किया। अब्बा जी ने खालिदा से पूछा। वो तो शुरू से ही अब्बा जी के फ़ैसले में हाँ मिलाती आई थी। खैरियत से अगले जुम्मे को निकाह रखा गया। हसन अभी तक शौक में था कि चलो समझ होती तो बात कुछ और थी। ये तो काफ़ी चालाक लड़की है। इसने भाभी नादिया से बात करने का फ़ैसला किया। हसन को इरम की शिद्दत से याद आने लगी। अभी वो इनकार का सोच ही रहा था कि नादिया चाय लेकर इसके कमरे में आई। भाभी प्लीज़ आप भाई को मना कर देना कि वो ये रिश्ते से इनकार कर दे। हसन मिन्नत समाजत करते हुए बोला, क्यों, तुमने खुद ही कहा था ना कि इरम के घर वाले अगर मना कर दे शादी के लिए तो तुम हमारे पसंद से शादी करोगे। नादिया बोली, भाभी वो पागल है, आपको पता है। आज इस लड़की ने मुझे ज़बान निकाली। हसन ने हैरानी जाहिर करते हुए बताया। ओहो प्लीज़ हसन, झूठ देखकर बोलो, क्यों मासूम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। नादिया कह लगाते हुए हंसी। आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे मालूम है, वो तेज़ लड़की है। हसन ने अपनी आखिरी कोशिश की। ओहो मेरे देवर मियाँ, आपकी ये झूठी तरकीब काम नहीं करने वाली। हुसैन के सामने कोई नया ज़बरदस्त किस्म का झूठ मार्केट में लेकर आओ। नादिया इसका मजाक बनाते हुए कमरे से चली गई। हसन ने भागने का प्लान बनाया मगर इरम ने साफ साफ इनकार कर दिया। नायाब बैठक से आने के बाद बार बार नंबर डायल करते कान पर लगाती मगर कोई कॉल न उठा रहा था। उस्मान इसको ये हरकत करता देख इसके पास गया। क्या हुआ नायाब? उस्मान ने हंसते हुए पूछा। यार, सब बॉयफ्रेंड के नंबर डायल कर चुकी हूँ मगर कोई भागने के लिए तैयारी नहीं है। नायाब ने बड़े आराम से अपना मसला सुनाया, जिस पर उस्मान का मुंह खुला का खुला रह गया। मगर क्यों भागना है, इतना प्यारा तो है हसन। उस्मान ने हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी खोलते हुए कहा। यार देखो, वो मुझे अपने मैच का नहीं लगा। नायाब ने ज़बान निकालने का मंजर याद करते हुए कहा। तुम नहीं बदलूंगी, लगी रहो, मुझे यकीन है कोई लड़का तुम्हारे साथ भागने पर रजामंद नहीं होगा। उस्मान ने किताब उठाई और स्टडी रूम में चला गया मगर नायाब ने अपना काम का मिशन जारी रखा। हर तरफ खुशियों का माहौल था। नायाब और हसन का निकाह हुआ। नायाब
नायाब खूबसूरत गुड़िया और हसन गुड्डा लग रहा था। नादिया नायाब को लेकर हसन के कमरे में गई। नायाब के घर में सब सेब बनती थी सिवाय हसन के। दोनों जिद के पक्के थे। नायाब दुल्हन बनी सजी सवरी बैठी थी कि हसन कमरे में आया। ये लो, भाभी ने दी है अंगूठी, खुद ही पहन लो। नायाब ने खुद ही अपना घूंघट उठाया और घूरते हुए हसन को देखा। अंगूठी पकड़कर हाथ में पहनी। मतलब ये तुम्हारी पसंद की शादी नहीं, नायाब ने तशवीश भरे लहजे में बोला। बिल्कुल नहीं, हसन ने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया। ठीक है, कोई नहीं, ये बैट मेरे जहेज का है। चलो शाबाश, उठो, सोफे पर जाओ, सो जाओ। नायाब ने चादर मुंह पर ली, पहलू सर के नीचे रखा और लेट गई। हसन हैरानी से मुंह खुला का खुला करके उसे देखने लगा कि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं इसे शादी करके खुश हूँ या ना हूँ। क्या तुम भी किसी और से शादी करना चाहती थी? हसन ने सवाली अंदाज में पूछा। हाँ और क्या, पकौड़े की नाक वाले से थोड़ी करूँगी शादी, नायाब ने मुंह बनाते हुए बोला। ओहो, आलू की चटनी हो पूरी की पूरी। चलो मेरा पिलो वापस करो, हसन ने नायाब के सर के नीचे से तकिया खींचते हुए कहा। ओ मिस्टर, तुम्हें तो लड़कियों से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। नायाब ने तकिया अपनी तरफ खींचा। दोनों के जोर से तकिया फट गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और फिर दोनों अपनी अपनी जगह जाकर सो गए। हल्की हल्की सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर हसन के मुंह पर पड़ी। हसन ने आंखें मलते हुए वक्त देखा। दिन का 1 बज रहा था। नायाब अभी तक खर्राटे ले रही थी। हसन ने इसे झंझोड़ते हुए उठाया। क्या है? नायाब मन ही मन में बड़बड़ाई। 1 बज रहा है, चलो नाश्ते पर जाए। हसन कपड़े लेकर बोलता हुआ बाथरूम में चला गया। नायाब अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बैठी। चंद ही लम्हों में दोनों तैयार होकर नीचे चले गए। अरे आ गए तुम? वैसे भी शादी की पहली रात नींद कहाँ आती है, नादिया ने छेड़ते हुए कहा। नादिया की इस बात पर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तकिए का वाकया याद आया। दोनों की भूख ही उड़ गई। एक दूसरे को घूरने लगे। नायाब अपने बाल संवारने में मसरूफ थी। हसन ने इससे पूछा, तुम पढ़ी लिखी हो भी या नहीं? एमए इंग्लिश हूँ, पकोड़े की नाक वाले। तुम 8वीं फेल होंगे, वो मुंह बनाते हुए बोली। आलू की चटनी, मैं इंजीनियर हूँ, हसन ने फखरी अंदाज में बताया। अच्छा सीधी तरह बोलो ना कि मिस्त्री हो। दांत निकालते हुए हसन की शान बशान का कचुम्बर निकाल दिया। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी? नायाब ने मजे से पूछा। एक ही थी, मैं फ्लर्टी नहीं हूँ, हसन ने आईब्रो ऊपर करते हुए कहा। और तुम्हारे? शक्की अंदाज में बोला। 7 है। नायाब ने जितने आराम से बात बोली, इससे कई ज्यादा शौक हसन को लगा। तुम अपने शोहर के सामने बोल रही हो कि 7 बॉयफ्रेंड थे तुम्हारे? हसन ने इसे एहसास दिलाया जो इसके गले ही पड़ गया। तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड थी। आए बड़े मौलवी तकरीर फिर शुरू कर दी। आलू की चटनी, तुमने मेरी फेवरेट शर्ट जला दी। कोई काम आता भी है या नहीं? हसन अपनी फेवरेट शर्ट को जला हुआ देखकर गुस्से में बोला। पकोड़े की नाक वाले, दरअसल मेरे अम्मी का फ़ोन आ गया था। इसी दौरान मैं ये भूल गई कि मैं एक लड़ाका इंसान की शर्ट इस्त्री कर रही हूँ। बस जल गई। फिर नई ले दूंगी तुम्हें, नायाब ने बेनियाजी से फ़ोन इस्तेमाल करते हुए बोला। तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी। हसन की मन की गलियाँ लाल हो चुकी थी। हा हा हा, अच्छा वही जिसने तुम्हारे साथ भागने को इनकार कर दिया था और मेरे से शादी हो गई। तर्जिया हंसी। ओहो, जैसे शादी वाले दिन तुम्हारे 7 अदद बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ भागने को राजी नहीं थे। हसन कमर पर हाथ रख कर हंसते हुए बोला। मुझे क्या पता था कि सबके सब गेंडे थे, नायाब मुँह ही मुँह में बोली। नादिया और हसन के यूके जाने का वक्त आ गया था। हसन और नायाब थोड़े उदास थे। दोनों एयरपोर्ट पर दोनों को छोड़ने गए थे। भाभी आप कब तक आएंगी? नायाब ने रोहानसी होकर पूछा था। मैं जल्द ही आ जाऊंगी, मेरे देवर भी बहुत अच्छे हैं, नादिया ने हंसते हुए कहा। इस बात पर दोनों एक दूसरे को मुंह बनाते हुए देखने लगे। वापसी पर जब घर पहुंचे तो घर उदास उदास सा लग रहा था। वादे के मुताबिक हम दोनों अपने अपने कमरे अलग कर लेंगे, हसन ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना कमरा ले लो, सामान उठाकर रख दो। हैं? तुम रखो, नायाब ने पानी वाली बोतल मुंह से लगाते हुए कहा। वो मेरा कमरा है, तुम अपना सामान उठाओ, हसन माथे पर बल चढ़ाते हुए कहा। मुझे अब इस कमरे की आदत हो गई है और इसलिए तुम अपना कमरा अलग कर लो। नहीं, मैं अपना कमरा तब्दील नहीं करूँगा। हसन और नायाब दोनों जिद पर अड़े थे। चलो एक काम करते हैं, टास्क करते हैं। हेडाया तो कमरे से तुम निकलोगे,
नायाब ने पास पड़े सिक्का उठाते हुए कहा। हसन ने असबाब में सर हिलाया। टास किया गया फैसला नायाब के हक में आया। हाय मौजा ही मौजा। नायाब ने हसन को चिढ़ाते हुए डांस करना शुरू कर दिया। हसन मासूमियत से अपना सामान दूसरे कमरे में लेकर गया। नायाब दिल ही दिल में कह रही थी जैसा हसन खुद वैसा इसके दोस्त। नायाब सोफे पर बैठी हाथ में रिमोट लिए टीवी देखने में मगन थी कि उसी वक्त दरवाजे की बेल बजी। नायाब ने सर पर दुपट्टा लिया और दरवाजा खोलने के लिए चली गई। दरवाजे पर राशिद था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी वालेकुम सलाम। बोलिए। दरअसल मैं हसन का दोस्त हूँ और मैं इसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए नायाब दिल ही दिल में कह रही जैसा हसन वैसे ही इसके दोस्त। कुछ नहीं, बस एक कमरा चाहिए सजाने और इंतजाम करने के लिए, राशिद ने ढाई से कहा। नायाब ने ना चाहते हुए भी राशिद को कमरा दिखाया। राशिद बगैर किसी हिचकिचाहट के अंदर कमरे में चला गया और कमरा सजाने लगा जैसे वो इस घर का मालिक हो। नायाब को इसकी इतनी बेतकल्लुफी जरा अच्छी नहीं लगी। हसन घर में आया तो मुकम्मल खामोशी थी। नायाब कमरे में खामोश खड़ी थी। हसन ने कमरा खोला। सरप्राइज। राशिद ने चमकती आंखों के साथ उसे सरप्राइज दे डाली। ओह, तो कब आ गया यार। हसन राशिद के गले लगा। दोनों बातों पर शुरू हो गए थे। इरम की जगह नायाब को देखा तो राशिद थोड़ा हैरान था, जिसकी गुफ्तगू के दौरान निशानदाही भी हो गई। भाभी आप भी आए ना, आप दोनों मिलकर केक काटे ना। नायाब ने हसन को देखा। इसकी आंखों में सवाल था, क्या वो इसकी हकदार थी। जी आई। नायाब आगे हुई। नायाब और हसन ने मिलकर केक काटा। नायाब को ये सब बहुत अच्छा लगा। पता नहीं क्यों वो ये चाहती थी कि ये लम्हा कभी ख़त्म ना हो, मगर वक्त कहाँ बात मानता। ऐसा लगता ये बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान का कि अच्छा वक्त इतना जल्दी गुजर जाता है और बुरे लम्हात गुजरते ही नहीं। केक काटा गया, सबने खाया। नायाब टेबल पर बिरयानी और कोफ्ते लगाने लगी। हसन और राशिद बैठे बातें कर रहे थे। यार वैसे ये इरम से काफ़ी अच्छी लड़की है, राशिद ने नायाब की तारीफ करते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, हसन ने तर्जिया हंसी के साथ बोला। यार भाभी क्या सोचेंगी, राशिद ने मजीद नायाब की हिमायत की। नायाब भी इस दौरान आ गई। टेबल पर पकवान सजाए गए। नायाब को सब कुछ पता है मेरे और इरम के बारे में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हसन ने राशिद को बोला। नायाब को पता नहीं आज इरम से बहुत कुफत हो रही थी। जो बात वो पहले खुद बोलती थी आज तस्लीम करने में हिचकिचा रही थी। राशिद ने सवालिया नजरों से नायाब को देखा। हाँ हाँ ठीक कहा, नायाब ने बमुश्किल कहा। सुबह की ठंडी हवा में हसन खिड़की खोलकर एक गहरी सांस लिया। घर में इतनी खामोशी थी कि फूलों से टकराई हुई फिजा भी साफ सुनाई दे रही थी। हसन शुरू से सफाई के मामले में थोड़ा थोड़ा निकट्टू था। वो ऐसे ही बेतरतीब तकिया और चादर छोड़कर उठा और बाथरूम में चला गया। जब बाहर निकला तो बालों में कंघी की नया सूट पहना हुआ था। आज इतवार था, इस वजह से वो सज सवर कर बाहर निकला। लॉन में आया, मुकम्मल खामोशी। फिर नायाब को तलाश करता वो किचन में गया। वहाँ भी मैडम साहिबा मौजूद न थी। हसन भूख के मारे निढाल हो रहा था। नायाब के कमरे में झांका तो वो अभी तक खरगोश के मजे ले रही थी। हसन ने इसका पाँव हिलाया। उठो नाश्ता बनाओ, आज तो संडे है ना, आज काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नायाब नींद में भी ये बात भूल न सकी कि आज हसन का नाश्ता बनाने का दिन है। हसन ने सर पीट लिया। इसको दुख हुआ कि वो आज नए कपड़ों में किचन में जाएगा। दूसरा ये कि अब इसे अपने साथ साथ नायाब का भी नाश्ता बनाना होगा। वो मायूस बच्चों की तरह उठकर किचन की तरफ रुकिया, जैसे जब माँ बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजती है। नायाब अपनी हंसी दबाते हुए उसे घूरने लगी। किचन में पराठे की खुशबू फैली हुई थी। इलायची की वजह से चाय का मजा दोबाला हो गया था। नायाब ने पेट भरकर नाश्ता किया और मुंह साफ करती चलती बनी। हसन की तो भूख उड़ गई कि क्या इसी भी चालाक लड़की होती है। इसका पक्का इरादा था कि कल वो नायाब से अपने बदला पूरा कर लेगा। हसन ने घर की तो सफाई ना होने के बराबर की। किचन साफ करने के बाद टीवी लगाकर बैठ गया। हसन आपसे एक बात करनी है, नायाब ने मासूम बनकर कहा। क्या काम है, हसन ने मुंह बनाते हुए नायाब को बगौर देखते हुए जवाब दिया। काम ये है कि अम्मी ने दोपहर के खाने में मुझे और आपको बुलाया है। नायाब की इस बात पर हसन की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। चलो तैयारी पकड़ो, वैसे भी आंटी के खाने को बहुत मिस कर रहा हूँ।
حسن نے ریموٹ سے ٹی وی بند کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ نایاب مسکراتی رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حسن کام سے کتنا بھاگتا ہے۔ نایاب اور حسن گھر گئے، بڑے ابا سے باتیں کرتے اور خالدہ کے ہاتھ کا کھانا کھاتے، عثمان سے مستیاں کرتے۔ وقت کب گزرا پتہ ہی نہیں لگا۔ رات کو ہی گھر واپس ہوئے۔ آج حسن کا بدلہ لینے کا پورا ارادہ تھا۔ اس نے بس اسی وجہ سے اپنے دوستوں کو بھی دعوت دے دی تھی کھانے کی۔ نایاب آج کھانا زیادہ بنانا، کوفتے، قیمہ، بریانی اور مصنوعات بنا دینا۔ حسن نے لاپرواہی سے بولا، کیوں آپ کا ولیمہ ہے؟ وہ ایبرو اچکاتے ہوئے بولی، نہیں دوستوں کی دعوت ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے جلانے والے انداز میں بولا، اچھا چلو کوئی مسئلہ نہیں، میں بنا دوں گی۔ وہ بھی آخر نایاب تھی، اتنی جلدی تو حسن کے سامنے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ حسن کو نایاب کا سوال سن کر مزہ آیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے ناشتہ کر کے باہر نکل گیا۔ نایاب گھر کی صفائی کرنے کے بعد سارا دن کھانا بنانے میں لگی رہی۔ حسن اپنے دوستوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ سب نے باری باری نایاب کو سلام کیا کہ اچانک نایاب کی نظر اس کے پاس کھڑے حیدر پر پڑی۔ اس کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلا، تم؟ وہ اور کچھ نہ کہہ سکی۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ نہیں کوئی اور تھی، وہ التجا یا لہجے میں بولا۔ حسن نایاب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حیدر نے حسن کی نظریں دیکھی تو واقعہ بتایا، دراصل میں شاپنگ کر رہا تھا، ایک عورت نے میرا والیٹ چوری کر لیا تو مجھے لگا یہ وہی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بعد میں جب سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا تو وہ کوئی اور خاتون تھی، تب سے انہیں تلاش کر رہا تھا میں معافی مانگنے کے لیے کہ یہ مجھے مل جائے اور میں ان سے معافی مانگ سکوں۔ راشد اور حسن کی سانس میں سانس آئی کہ پتہ نہیں کیا معاملات ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں، آپ نے معافی مانگی، میں نے معاف کیا، وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ حسن کو ایسی سمجھداری کی نایاب سے توقع نہ تھی، لیکن سچ تو یہ تھا آج نایاب کے اخلاق کی وجہ سے سب حسن کے بھائی بھابھی کی چوائس کی وجہ سے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ نایاب نے سب کو کھانا دیا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیے نا بھابھی، راشد نے فرمائش کی۔ وہ بھی ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی۔ اس کو راشد اپنے بھائی عثمان کی طرح لگا۔ وہ سب باتیں کرنے لگے۔ شام کو سرد ہوائیں بدن کو چھو رہی تھی۔ اس کی ناک سرخ پڑی، صبح سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے وہ مکمل تھک چکی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے حسن بولا، ایک کپ چائے بنا دو مجھے، لیکن نایاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نایاب کی زمین پر گرنے کی آواز سے حسن نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے پاس گیا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کا بدن ٹھنڈے پسینے سے سرابوش تھا۔ حسن نے اس کے منہ پر پانی کے چھڑکے مارے۔ نایاب نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہو گیا، آلو کی چٹنی؟ حسن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اندھے ہو کیا، دکھائی نہیں دیتا؟ بے ہوش ہو گئی تھی، نایاب نے گفی سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا آؤ چلو کمرے میں چھوڑ دوں تمہیں، آرام کرو۔ حسن نے اسے گود میں اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ چند لمحے کے لیے اس کی آنکھیں حسن کو دیکھتی رہی۔ جب نایاب سو کر اٹھی تو اس کے سائڈ ٹیبل پر گرین ٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ آئی۔ اس نے گرین ٹی اٹھا کر پی اور فریش ہو کر باہر آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید حسن آج جلدی آفس چلے گیا تھا، وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی۔ چادر لیے وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ دروازے کی بیل بجی۔ وہ دروازہ کھولنے گئی۔ اونچی پونی جینس پہنے وہ پیاری سی لڑکی کالا چشمہ نکال کر خود بول پڑی اور اتار کر اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ نایاب اسے پوچھتی، تم حسن کی بیوی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی مگر آپ؟ نایاب اجنبی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں ارم، حسن کی گرل فرینڈ، وہ فقریہ انداز میں بولی۔ اگر وہ خالی ارم بھی کہتی تب بھی نایاب اسے پہچان لیتی۔ نایاب صرف اسے دیکھتی رہی۔ کیا حسن ہے؟ ارم نے اسے ہوش میں لاتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ تو آپ بھی آفس میں ہوتے ہیں، آپ آئیے نا گھر میں۔ نایاب نے سوچا اس کے دن پورے ہونے والے ہیں۔ وہ اندر چلی گئی۔ وہ ٹی وی ہال میں بیٹھ کر حسن کا ویٹ کرنے لگی۔ حسن گھر میں داخل ہوا، اس کی نظر ارم پر پڑی تو وہ وہاں نایاب کی موجودگی میں ہی بول گیا۔ ارم نے ہینڈ شیک کیا۔ میں معافی چاہتی ہوں، ارم نے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، اچھا کیا بتاؤ، کیا کھاؤں گی تم؟ میں بنا کر ابھی لاتا ہوں۔
हसन ने इसे सोफे पर बिठाते हुए पूछा। कॉफ़ी? वो मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, मैं अभी लाया। नायाब वहाँ अपनी मौजूदगी को बेमानी महसूस कर रही थी। वो अपने कमरे में चली गई। इसको वादा याद आया कि वक्त आने पर वो अपनी अपनी पसंद को लेकर एक दूसरे की ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे, और शायद इसके दूर होने का वक्त आ गया था। मुझे क्या है, अच्छा है ना, इस पकोड़े की नाक वाले से मेरी जान छूटेंगी, वो खुद ही बड़बड़ाई। मगर आज इसका दिल और ज़बान इसका साथ नहीं दे रहे थे। हसन इरम की वापस पर इतना खुश था कि पता नहीं वो क्यों नायाब की मौजूदगी को भी भूल गया। लड़ाई झगड़े का तो वक्त ही नहीं मिलता, कभी दिन में एक आधी बार बात हो जाती। तुम आज बहुत बुरे लग रहे हो, नायाब हसन को चिढ़ाते हुए बोली। हा हा, जैसे तुम मलिकाए हूर हो, वो हंसते हुए बोला। इतने में बेल बजी। नायाब ने दरवाज़ा खोला। सामने राशिद खड़ा था। आओ अंदर। वो अंदर आया। भाभी, आपके हाथ का नाश्ता करने आया हूँ, राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा। बैठो बैठो, हसन से बातें करो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। वो नाश्ता बनाने चली गई। आज तो बड़ा खुश नज़र आ रहा है। इसने हसन के चेहरे की मुस्कुराहट देखी तो पूछा। हाँ यार, इरम से मुलाकात हुई थी, हसन ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी मैं कहूँ, भाभी का मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो नायाब को किचन में काम करते हुए देखा तो बोला। नहीं नहीं, हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है शादीशुदा जोड़े जैसा। वो आराम से शूज़ पॉलिश करते हुए बोला। यार, इरम से अच्छी तो भाभी है, राशिद मजीद बोला। नायाब नाश्ता लेकर आई। हसन बाथरूम में चला गया। मेरी बहनें होती तो बिल्कुल आप जैसी होती, वो मुंह में निवाला लेते हुए बोला। तो मैं भी तो आपकी बहन ही हूँ ना, वो जूस डालते हुए बोली। नायाब वाकई बदल गई थी। वो अब अनाज जिद नहीं करती थी। हसन और नायाब मिलकर बिरयानी बना रहे थे और राशिद लतीफ़ों की बरसात कर रहा था। इतने में कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, हसन ने कॉल उठाते साथ कहा। वालेकुम अस्सलाम, एक अच्छी खबर है, वो हंसते हुए बोली। क्या भाभी? वो बेताबी से बोला। तुम चचा बन गए हो एक छोटी सी परी के, हसन पीछे से बोला। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाई भाभी, आप मम्मा पापा बनने वाले हो, हसन ने खुशी होते हुए बोला। मेरी भी बात कराओ ना, नायाब ने धीमे से कहा। हसन ने मोबाइल नायाब को पकड़ाया। भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या इस बच्ची का नाम मैं रख लूँ, आपको बुरा ना लगे तो? नायाब बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए इसने मासूमाना ख्वाहिश की। जी जी, इसीलिए तो आप दोनों को कॉल की है, वो हंसते हुए कहा। दुआ, नायाब झट से बोली पीछे से। इसी वक्त हसन बोला। नूर। अलग अलग नाम पर दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। इस बात पर हसन और नादिया का कहका छूटा। चलो दुआ नूर पूरा नाम रख लेंगे, वो दोनों हंसते हुए बोले। फ़ोन बंद हुआ तो राशिद बोला। अब मैं बिरयानी के साथ साथ मिठाई भी खाऊंगा, जो तू बोलेगा वो खिलाऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, हसन ने अपना हाथ इसके गले के गिर्द डालते हुए कहा। नायाब और हसन चाचा बनने की खुशी में इतने एक्साइटेड थे कि वो मुन्नी का कमरा सजाने और भाई के गिफ्ट लेने में लगे रहे। इस दौरान वो इरम को भी भूल गया था। इरम इस खुशी के आड़े ना आए। मैं मुन्नी का कमरा ऐसे सजाऊंगी, इसने नेट से एक डिज़ाइन निकालते हुए हसन को दिखाया। हाँ ठीक है, तुम्हें पता है भाई ने मुझे माँ बाप का प्यार दिया, दिनों बाद परी आएंगी तो मुझे लग रहा है मेरी छोटी बहन आ रही है। वो कुछ ज़्यादा ही खुश था। इसी वक्त उसके फ़ोन की बेल बजी। तुम इस चुड़ैल के साथ कितना वक्त गुजारने लगे हो, मुझे ही भूल गए, इरम गुस्से में बोली। नहीं बाबा, मैं चाचू बन गया हूँ, वो खुशी से बोला। अच्छा, तो इसमें इतनी ज़्यादा खुशी की क्या बात है? बस नायाब के साथ टाइम गुजारने के बहाने हैं ये, वो चिढ़ गई। अगर तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकती तो जाओ, खुदा हाफिज। हसन ने फ़ोन कट कर दिया। हसन का जवाब इसके मुंह पर थप्पड़ सा लगा था। नायाब और हसन ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। 2 माह तक भाई भाभी ने आने का कहा था। इस शॉपिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे की पसंद का पता चला। हसन चाय के 2 कप लेकर नायाब के कमरे में आया। नायाब खिड़की से सितारों का नज़ारा कर रही थी। चाय का कप पकड़ा। इसकी बड़ी बड़ी आंखें इस चांदनी रोशनी में बहुत प्यारी लग रही थी। हसन थोड़ी देर इसमें डूबा, फिर झिंझलाते हुए खुद को आज़ाद किया। तुम चाय काफ़ी अच्छी बनाते हो, वो चाय पीते हुए मुसलसल बाहर देख रही थी और हसन पर अजीब ही कैफियत तारी हो रही थी। तुम क्यों नहीं चाय पी रहे? नायाब ने एक नज़र इसके चाय के कप को देखते हुए कहा।
बस पीता हूँ। वो चाय का कप होठों को लगाते हुए बोला। वैसे तुम बच्चों की शॉपिंग बहुत अच्छी करती हो। हसन तारीफ करते हुए बोला। ठीक है ना, जब आपके और इरम के बच्चे होंगे तो मैं शॉपिंग कर दूंगी। इसकी ज़बान फिसली, फिर वो खामोश हो गई। हसन नायाब को देखता ही रहा। नायाब बैठी मोबाइल पर मज़ाहिया वीडियो देखने में मसरूफ़ थी कि दरवाज़ा बजा। वो दरवाज़ा खोलने गई तो देखा इरम थी। नायाब ने इसको अंदर आने की इजाज़त दी। बैठो, नायाब ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुमको एक मशवरा देने आई हूँ। इरम आईब्रो उचकाते हुए बोली। बोलो, नायाब मुस्कुराते हुए बोली। तुम हसन के दिल में जितनी कोशिश भी कर लो जगह नहीं बना पाऊंगी, इसलिए दूर रहो। वक्त आने पर तुम दोनों को एक दूसरे की जिंदगी से निकलना होगा। इरम ने जताते हुए बोला। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। नायाब ने झूठी मुस्कुराहट बरकरार रखी। इरम ने बैग उठाया और बाहर निकल गई। हसन और राशिद एक ही ऑफिस में काम करते थे। काम खत्म करने के बाद दोनों साथ ही बाहर निकले। दरअसल राशिद की सारी फैमिली हैदराबाद में रहती थी। वो अपना तन्हाई का वक्त हसन के साथ ही गुजारता था। यार, मुझे भी भाभी जैसी लड़की तलाश कर दे, राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ यार, वो तो नायाब से ही कहना, हसन ने इसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। बाबा अच्छा चल भाभी, अच्छा बाबा मैं खुद भाभी से बात कर लूँगा, राशिद ने कहकर लगाते हुए कहा। क्योंकि ये तो हसन को भी पता था कि वो कभी शादी के मामले में सीरियस में नहीं हो सकता। वैसे तेरी तो प्रमोशन हो गई है, इस खुशी में अब तो भाभी को बाहर खाना खिला दे, राशिद ने इसे याद दिलाते हुए कहा। हाँ, इस बारे में सोचा जा सकता है, हसन ने इसे डराते हुए कहा। हसन इरम का बार बार फोन आने पर कट कर रहा था, मगर वो तो जैसे कॉल मिलाने का पूरा इरादा कर चुकी थी। कैसा है अब तुम्हारा दिमाग, हसन ने फ़ोन उठाते साथ उसने पूछा। ठीक है, अच्छा है, सॉरी ना, वो इल्तिजाई अंदाज में बोली। इट्स ओके, वो बात ख़त्म करते हुए बोला। अच्छा, क्या नाम रखा है बेबी का तुमने? वो इसकी खामोशी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दुआ नूर, वो मुस्कुराते हुए बोला। पता नहीं क्यों इसे इरम से बात करना एक बोझ सा लग रहा था। इसने मुख्तसर सी बात करके फ़ोन बंद कर दिया। हसन और नायाब बाहर खाना खाने के लिए आए थे। वो रास्ते से गुजर रहे थे, तब नायाब से हसन ने पूछा, यहाँ खाऊंगी खाना? हसन ने हैरान होते हुए पूछा। लड़कियां तो 5 स्टार जाती है, ये कैसी पगली है? फिलहाल वो नीचे उतरा और नायाब भी नीचे उतरी। एक बच्ची भागती हुई आई, भीख मांगने के लिए हाथ बढ़ाए। नायाब ने इसका हाथ पकड़ लिया, जैसे वो इसे जानती हो। भूख लगी है? नायाब ने पूछा। हाँ, इसने असबाब में सर हिला दिया। आओ हमारे साथ खाना खाओ। वो इसे हाथ पकड़ते हुए टेबल पर ले गई। फुल देसी माहौल था पंजाबी खाने का। हसन आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। नायाब खाने के दौरान उस मासूम बच्ची से सवाल जवाब करती रही। वो भी नन्हे नन्हे जवाब देती रही और साथ साथ मुस्कुराते मुस्कुराते खाना पेट भरकर खिलाया। अच्छा, मैं तुम्हें शॉपिंग करवा दूँ? वो बच्ची का हाथ पकड़ते हुए बोली। पास की दुकान पर ले गई। वहाँ बेशक सामान ब्रांडेड नहीं था, लेकिन गुड़िया कपड़े खरीदते वक्त बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो बहुत आला थी। दुकान पर कपड़े खरीदने से ज़्यादा खुश थी। अरे, आप दोनों तो इतनी शॉपिंग कर रहे हैं और आइसक्रीम का मज़ा ले रहे हैं, मैं अकेला हूँ, हसन मुस्कुराते हुए बोला। बच्ची ने आधी खाई आइसक्रीम आगे की। हसन की आंखें नम हो गई। नहीं, आप खाए मेरी गुड़िया, इसने गाल थपथपाते हुए कहा। इसी दौरान इरम ने गाड़ी से गुजरते वक्त नायाब और हसन को बातें करते देखा। वो उतर गई। बहुत मज़े लिए जा रहे हैं, हसन की बाहों में हाथ डालकर नायाब खामोश रही। हसन आंखें निकालता हुआ बोला। बिहेव योरसेल्फ। हसन, इस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, तुम इसकी बातों में ना आओ, इरम नायाब की तरफ घूरते हुए बोली। इसकी फरमाइश होंगी बाहर घुमाने की। इस बात पर इरम हैरान और हसन बोला। बकवास बंद करो। उसने नहीं, मैंने इससे कहा था बाहर जाने के लिए, मैंने उससे फरमाइश की थी। नायाब जाकर गाड़ी में बैठ गई। क्या? इरम ने मुश्किल बोला। हाँ, और तुम वो इरम ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था, हसन गुस्से में बोला और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। नायाब की आंखें तर थी। हसन इसकी झील जैसी आंखें देखने लगा। यार चुप करो, इसकी बकवास पर कान ना धरो। मगर नायाब छोटे बच्चों की तरह रोती रही, दिल का बोझ हल्का कर रही थी। देखो, चुप हो जाओ। वो इसे घूरते हुए इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला।
جب پیار ہوتا ہے نا تو انسان اس کے خلاف کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے اندر کی چلبلی نایاب کہیں کھو گئی ہے، جسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، جو کبھی اپنی بے عزتی ادھار نہیں رکھتی تھی۔ پلیز مجھے وہ نایاب لوٹا دو، تم ارم سے شادی کر لو، مجھے آزاد کر دو۔ تمہارے ساتھ رہوں گی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ وہ بولتی وہ سنتا گیا۔ اسے واقعی وہ نایاب نہیں لگی جو پہلے تھی۔ پیار سب بدل دیتا ہے۔ چپ، میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ تم نایاب حسن ہو اور نایاب حسن رہوں گی۔ ارم، بے شک میرا پیار ہے، مگر تم میری زندگی کی ساتھی ہو۔ وہ اس کے بال پیچھے کرتا ہوا بولا۔ خالدہ اور ابا جی نایاب اور حسن کو چاچا چاچی بننے کی مبارکباد دینے آئے تھے۔ حسن تو آفس میں تھا، نایاب نے بھرپور خدمت کی۔ شاباش، میں نے کہا تھا نا، بیٹیاں جب اپنے گھر کی ہو جاتی ہے تو گھرداری سیکھ ہی لیتی ہے۔ ابا جی نایاب کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی بالکل ابا جی، خالدہ نے بھی حامی بھری۔ نایاب نے چائے پکڑائی اور پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن پھر بھی بار بار اس کے ذہن میں رات والا قصہ گھوم رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی آزاد نہ کروں گا، تم نایاب حسن ہو اور نایاب حسن ہی رہوں گی۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ دوسری طرف حسن بھی سارا دن سوچتا۔ اسے خود پر حیرانی ہوئی کہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تمہیں میں آزاد نہیں کروں گا۔ آج تم خاموش یوں ہی نہیں۔ حسن جب آفس سے آیا تو نایاب نے اس سے پوچھا، آپ نے کیا سوچا ہے، کب دوسری شادی کریں گے؟ وہ سنجیدہ تھی۔ چھوڑو نا، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، چلو بتاؤ، چائے پیوں گی یا آئس کریم؟ وہ بات گول کر چکا تھا۔ آئس کریم، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دونوں سادہ لباس میں چلتے ہوئے مارکیٹ میں آئس کریم کھانے نکلے تھے۔ ہر طرف مختلف کھانوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ وہ اپنی آئس کریم کھا رہی تھی کہ اچانک حسن نے ایک بائٹ نایاب کی آئس کریم سے لے لیا۔ اوہ، یہ کیا بات ہوئی؟ نایاب اسے گھورتے ہوئے بولی۔ حسن اپنے آفس روم میں بیٹھا تھا، کب سے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ راشد اسے مسلسل غور و فکر میں ڈوبا دیکھا تو اس کے پاس آیا۔ بھائی، پاکستان بن چکا ہے تو کیا اب کشمیر کو آزاد کرانے کا سوچ رہے ہو؟ ویسے تو کبھی سیدھی بات نہیں کر سکتا، لیکن کشمیر بھی ضرور آزاد ہوگا۔ لیکن اس وقت میں نایاب کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اس بات پر راشد طرزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ سوچ رہے ہو؟ راشد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اتنی بری نہیں جتنا میں سمجھتا تھا۔ حسن نایاب کی معصوم آنکھوں کو یاد کرتے ہوئے بولا۔ بالکل بری نہیں، وہ الفاظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ ہاں صحیح کہا، حسن نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ صرف نایاب کے دل میں ہی نہیں بلکہ حسن کے دل میں بھی محبت کا پودا پروان چڑھ رہا تھا۔ پیار میں انسان کیوں اتنا بے بس ہو جاتا ہے؟ کاش یہ پیار نہ ہوتا، یا زندگی میں رقیب نہ ہوتے۔ وہ بے بس سی بیٹھی صحن کے کونے میں، دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ باندھے، نظریں پھولوں پر جمائے خزان کی بستی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سوچ میں اتنی گم تھی کہ اسے حسن کی آواز بھی نہ سنی تو پورے گھر میں اسے ایک ایک کمرے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ کہاں گم ہو؟ اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں، وہ ایک دم خزان کی بستی سے باہر نکلتے ہوئے بولی۔ اچھا، ادھر آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لے گیا اور ایک خوبصورت سے چھوٹے سے باکس سے ایک خوبصورت سا لاکٹ نکالتے ہوئے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ مہو نظریں جمائے نازک لاکٹ کو دیکھتے ہوئے بولی، جو حسن ہاتھ بڑھا کر اس کے گلے میں پہنا رہا تھا۔ آلو کی چٹنی اندھی ہو؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ دو طرفہ روڈ کو پار کرتا ہوا وہ سڑک کی دوسری جانب ایک عالی شان ریسٹورانٹ میں داخل ہوا۔ وہاں پہلے ہی ایک لڑکی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تم نے کیوں بلایا مجھے یہاں؟ ارم اس کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی۔ بابا، پہلے کچھ آرڈر تو کر لے، پھر بتاتا ہوں کیوں بلایا۔ راشد ہنستے ہوئے بولا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ وہ سیدھی بات کرنے کے موڈ میں تھی۔ اچھا سنو، تم حسن اور نایاب کی زندگی سے نکل جاؤ، کیوں شادی شدہ جوڑے کو تباہ کر رہی ہو؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ حسن مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ یہ جھوٹی تسلی کس کو دے رہی ہو؟ پیار کرتا تھا اور کرتا ہے میں فرق ہوتا ہے، وہ زوردار کہکہ لگاتا ہوا بولا، جس پر ارم کا منہ سرخ ہو گیا۔ دیکھتے ہیں، ارم پرسکون لہجے میں بولی۔ دیکھ لینا، راشد بولا۔ وہ حسن اور نایاب کی تصویر دیکھتے ہوئے، کیوں اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہو؟ جاؤ اور ان کی پسند سے کہیں اور شادی کر لو، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ ارم صبح صبح نایاب کو کال ملا کر ایک ریسٹورانٹ میں ملنے کے لیے بلائی۔
कैसी चालाक लोमड़ी हो, वैसे कैसे शिकार फांद लेती हो। इसकी बात पर नायाब ने जोरदार कहकर लगाया, देखो लोमड़ी तो तुम हो, मैंने तो उससे निकाह किया है, तुम फिर भी मेरे हक पर हक जमा रही हो। इरम टेढ़ी खीर थी, जबान हद में रखो, वो चिल्लाई। इतनी देर में हसन दोस्तों के साथ चाय पीने उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गया। इत्तेफाक से इसकी नज़र इन दोनों पर पड़ी जो बहस में मसरूफ थी। वो सारी बातें सुन चुका था। इरम का तीखा लहजा और कड़वी बातें इसको थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि इन सब का कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार था। इसे भी चाहिए था शादी के बाद वो इरम की बजाय नायाब को अपनाता। नायाब इसकी इज्जत है और इरम नायाब की कब से तजलील कर रही थी। चुप करो, हसन पीछे से चिल्लाया। हसन तुम? इरम वहाँ हसन को देखकर हैरान हो गई। हाँ, मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को कुछ कहने की? चली जाओ वापस, मेरी जिंदगी में ना रुकना। नायाब हैरत से नजरें जमाए हसन को देख रही थी। राशिद ने बाकी दोस्तों को अपने बातों में लगा लिया ताकि वो नायाब को साथ लेकर जा सके। मैं भी मर नहीं जाऊंगी तुम्हारे बगैर। इरम मुंह बनाती हुई वहां से चली गई। नायाब हक्का बक्का रह गई। हम भी चले? हसन नायाब के बदलते रंग देखते हुए कहा, जो बमुश्किल इन बातों पर यकीन कर पा रही थी। नायाब अपने मुंह पर मेकअप के नाम पर हल्की सी लिपस्टिक और मस्कारा लगाया करती थी। हल्के हल्के ब्राउन बाल बहुत प्यारे लग रहे थे। मुसलसल आईने से हसन को देख रही थी जो इसी पर नजर जमाए बैठा था। क्या देख रहे हैं? वो हसन को घूरती हुई बोली। देख रहा हूँ, वैसे मैं तुम्हें ऐसे ही आलू की चटनी कहता हूँ। वो इस पर आकर रुक गया, मगर नायाब के दिल में बेचैनी फैल गई कि बात मुकम्मल हो जाए। कि तुम बहुत प्यारी हो, वो मुस्कुराते हुए बोला। नायाब ने नजरें झुका ली। वैसे भी शर्मो हया औरत की असल पहचान होती है। हाँ, आप भी पकौड़े की नाक वाले नहीं हैं, वो मासूमाना अंदाज में बोली। फिर कैसा हूँ? वो शरारती अंदाज में पूछने लगा। बल्कि बैगन की नाक जैसे हो। वो जबान निकालती हुई हंसी और भाग गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नायाब औंधे मुंह पड़ी बेड पर सो रही थी। शायद इतने दिनों बाद वो पहली बार सुकून से सोई थी। हसन ने एक बार दरवाजे पर नॉक किया, मगर कोई हाजिर जवाब ना आया। मैं भी कितना पागल हूँ, वो सो रही है, मुझे चाहिए कि मैं खुद ही अंदर चला जाऊँ। आखिर में इसका शोहर हूँ। वो अंदर गया और एहतियात से नायाब की चीज़ें उठाकर अपने कमरे में शिफ्ट करने लगा। हसन अपने अंदर एक मसरूर सी खुशी महसूस कर रहा था। इसने सारा सामान अपने कमरे में ले गया। कुछ देर बाद जब नायाब की आंख खुली तो खाली कमरा देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर चोर, सब लूट कर ले गए। नायाब अपने बेड पर बैठी शोर मचा रही थी। हसन चीखने की आवाज़ में कमरे में आया। चोर जालिम, सब कुछ ले गए। इसकी बात सुनकर हसन का जोरदार कहकहा निकला। पागल, चोर नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट किया है। वह हंसते हुए बोला। नायाब थोड़ी शर्मिंदा सा हो गई। नायाब ने हसन के गिफ्ट की हुई ड्रेस पहनी। वो बिल्कुल मासूम कांच की गुड़िया की सी लग रही थी। हसन ने इसका हाथ पकड़ते हुए इसे बेड पर बिठाया और एक प्यारी सी अंगूठी इसके हाथ में पहनाई। तुम्हें एक खुशी की बात बताऊं? वो मुस्कुराते हुए बोला। जी बताइए, वो ज़रा सी धीमे लहजे से बोली। भाई भाभी कल आ रहे हैं पाकिस्तान। ये बात सुनकर नायाब का चेहरा खिल उठा। अच्छा, तुम मुझे अब बता रहे हो? वो गफी से बोली। तो मुझे भी आज ही पता लगा, वो जताते हुए बोला। फूल की पत्तियां रास्ते में बिछाई गई थी। हसन इन्हें लेने एयरपोर्ट गया था। नायाब घर में थी। नादिया, हसन और दुआ नूर के दाखिल होते ही फूलों की पत्तियां इन पर डालने लगी। प्यारी सी दुआ नूर मुंह सहलाते हुए नादिया के हाथ में मुंह छुपा लिया। दुआ नूर 5 माह की थी। कितनी प्यारी है ना? नादिया ने हसन को पकड़ते हुए पूछा। हाँ, दोनों दुआ नूर के साथ बातें कर रहे थे। तो फिर तुम लोग भी प्यारी सी गुड़िया को दुनिया में लाने के बारे में सोचो, नादिया शरारती अंदाज में बोली। मैं तो कब से कह रहा हूँ, आपकी देवरानी इस मामले में बहुत सुस्त है। वो नादिया को आंख मारते हुए बोला। सबके कहकहे फिजा में गूंज रहे थे। ख़त्म शुदा।